11 संविधान की मूल संरचना, बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, ये विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मामले। टिप्पणी 1 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। टिप्पणी समाप्त। 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि या लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां या कानून ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम या संवैधानिक नियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले। टिप्पणी 2 गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर, ट्रांसेंडेंटल तथा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसीलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले। टिप्पणी 3 केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। टिप्पणी समाप्त। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय की प्रत्यादिष्ट ओवर रूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ ये हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले। टिप्पणी 3 इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। टिप्पणी समाप्त। 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि ये संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले। टिप्पणी 4 मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। टिप्पणी समाप्त। 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है।
पृष्ठ संख्या 11.2। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का आदाता उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। पुनः वामन राव मामले टिप्पणी 5 वामन राव बनाम भारतीय संघ 1981 टिप्पणी समाप्त। 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। मूल संरचना के तत्व। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। 3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। 4. विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। 5. संविधान का संघीय स्वरूप। 6. राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। 7. कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। 8. न्यायिक समीक्षा। 9. वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। 10. संसदीय प्रणाली। 11. कानून का शासन। 12. मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। 13. समत्व का सिद्धांत। 14. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 15. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 16. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। 17. न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। 18. मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व। 19. अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 टिप्पणी 6। इन आलेखों की विषय वस्तु के लिए परिशिष्ट 1 देखें। टिप्पणी समाप्त के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां। 20. अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। टिप्पणी 7 वही। तालिका 11.1 संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास। क्रम संख्या 1 मुकदमे का नाम, वर्ष केशवानंद भारती मामला। टिप्पणी 3 केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। टिप्पणी समाप्त। 1973 मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात। मूलभूत ढांचे के तत्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। 3. गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार। 4. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। 5. संविधान का संघीय चरित्र। 6. भारत की संप्रभुता एवं एकता। 7. व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। 8. एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। 9. संसदीय प्रणाली। पृष्ठ संख्या 11.3 क्रम संख्या 2 मुकदमे का नाम, वर्ष इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 चुनावी मामला के नाम से विख्यात। टिप्पणी 3A इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पोषित। 1. भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 2. व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता।
3 धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता। 4 कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन। 5 न्यायिक समीक्षा। 6 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। क्रम संख्या 3 मुकदमे का नाम, वर्ष मिनर्वा मिल्स मामला 1980। टिप्पणी 4 मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व। 1 संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। 2 न्यायिक समीक्षा। 3 मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। क्रम संख्या 4 मुकदमे का नाम, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड मामला 1980। टिप्पणी 8 सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम जायसवाल कोल कंपनी 1980। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, न्याय तक प्रभावी पहुंच। क्रम संख्या 5 भीम सिंह जी मामला 1981। टिप्पणी 9 भीम सिंह जी बनाम भारतीय संघ 1981। मूलभूत ढांचे के तत्व, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। क्रम संख्या 6 एसपी संपथ कुमार मामला 1987। टिप्पणी 10 एसपी संपत कुमार बनाम भारतीय संघ 1957। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, 1 कानून का शासन, 2 न्यायिक समीक्षा। क्रम संख्या 7 मुकदमे का नाम, पी संबा मूर्ति मामला 1987। टिप्पणी 11 है पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1987। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, 1 कानून का शासन, 2 न्यायिक समीक्षा। 8 दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991। टिप्पणी 12 है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य 1991। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। क्रम संख्या 9 इंदिरा साहनी मामला। टिप्पणी 13 है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992। टिप्पणी समाप्त। 1992 मंडल मामले के रूप में चर्चित। मूलभूत ढांचे का स्वरूप, कानून का शासन। 10 कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992। टिप्पणी 14 है कुमार पद्म प्रसाद बनाम जा हिलचिल्हू 1992। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्रम संख्या 11 है केहोतो होलोहोन मामला 1993 दन बदल मामले के रूप में चर्चित। टिप्पणी 15 है केहोतो होलोहोन बनाम साचिल 1993। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, 2 संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक ढांचा। क्रम संख्या 12 है रघुनाथ मामला 1993। टिप्पणी 16 है रघुनाथ राव बनाम भारतीय संघ 1993। मूलभूत ढांचे के तत्व, 1 समानता का सिद्धांत, 2 भारत की एकता एवं अखंडता। क्रम संख्या 13 है एसआर बम्बई मामला 1994। टिप्पणी 13 है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व, 1 संघवाद, 2 धर्मनिरपेक्षता, 3 लोकतंत्र, 4 राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, 5 सामाजिक न्याय, 6 न्यायिक समीक्षा। क्रम संख्या 14 है मुकदमे का नाम, एल चंद्र कुमार मामला 1997। टिप्पणी 18 है एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997। मूलभूत ढांचे के तत्व, उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत शक्तियां। क्रम संख्या 15 है मुकदमे का नाम, इंदिरा साहनी सेकंड मामला 2000। टिप्पणी 19 इंदिरा साहनी सेकंड बनाम भारतीय संघ 2000। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे का तत्व, समानता का सिद्धांत। क्रम संख्या 16 है मुकदमे का नाम, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला
2002 टिप्पणी 20 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2002 टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। क्रम संख्या 17 है। कुलदीप नायर मामला 2006 टिप्पणी 21 कुलदीप नायर बनाम भारतीय संघ 2006 मूलभूत ढांचे के तत्व एक लोकतंत्र, दो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। क्रम संख्या 18 है। मुकदमे का नाम एम नागराज मामला 2006 टिप्पणी 22 एम नागराज बनाम भारतीय संघ 2006 मूलभूत ढांचे के तत्व समानता का सिद्धांत। क्रम संख्या 19 आईआर को एल्हो मामला 2007 नवी अनुसूची मामले के रूप में चर्चित टिप्पणी 23 आईआर को एल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व एक कानून का शासन, दो शक्तियों का बंटवारा, तीन मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, चार न्यायिक समीक्षा, पांच समानता का सिद्धांत। पृष्ठ संख्या 11.4। क्रम संख्या 20 मुकदमे का नाम राम जेठमलानी मामला 2011 है। टिप्पणी 24 राम जेठमलानी बनाम भारतीय संघ 2011 है। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। क्रम संख्या 21 मुकदमे का नाम नमित शर्मा मामला 2013 है। टिप्पणी 25 नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ 2013 है। टिप्पणी समाप्त। मूलभूत ढांचे के तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। क्रम संख्या 22 मुकदमे का नाम मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014 है। टिप्पणी 26 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2014 है। मूलभूत ढांचे के तत्व एक न्यायिक समीक्षा, दो अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां। पृष्ठ संख्या 12.1